स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में रहा विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के किस पहलू से संबंधित है? ए. प्रवाल भित्तियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण। बी. आर्द्रभूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन। सी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण। डी. शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की रोकथाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिम्बाब्वे के पर्यटन शहर विक्टोरिया फॉल्स में रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन के 15वें अनुबंधकारी पक्षों के सम्मेलन के लिए 172 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं। COP15 का एक प्रमुख निष्कर्ष विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र को अपनाया जाना, जो कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन हेतु वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए एक ऐतिहासिक रूपरेखा के रूप में निर्मित किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। समाचारों में अक्सर उल्लिखित प्रशस्त ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. दिव्यांगता स्थितियों की स्क्रीनिंग। बी. कृषि बाजार मूल्य। सी. ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। डी. जल गुणवत्ता निगरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रशस्त मोबाइल ऐप दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सूचीबद्ध 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की विद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग करता है, जिससे शिक्षकों को सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है। यह ऐप एक प्रेक्षण चेकलिस्ट का उपयोग करता है, जिसे विशेष शिक्षकों के साथ साझा किया जाता है ताकि समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके और आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस के ऑपरेशन नया सवेरा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. सीमावर्ती जिलों में साइबर अपराध को रोकना। बी. जनजातीय समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देना। सी. मानव तस्करी पर नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास करना। डी. भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को मजबूत करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू की, जो एक 15 दिवसीय अभियान है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और ऑर्केस्ट्रा समूहों में शोषण के शिकार व्यक्तियों को बचाना तथा पुनर्वासित करना है। इस अभियान का नेतृत्व बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को प्रवासन की पीड़ा को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से किस नाटक के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? ए. बेटी बीचवा। बी. गब्बर घिचोर। सी. अछूत की शिकायत। डी. विदेसिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विदेसिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भिखारी ठाकुर, जिनका जन्म वर्ष 1887 में बिहार के सारण जिले में हुआ था, एक प्रसिद्ध भोजपुरी कवि, नाटककार एवं समाज सुधारक थे। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक विदेसिया प्रवासन की पीड़ा पर आधारित है, जिसमें एक पत्नी और उसके प्रवासी पति के बीच अलगाव की भावनात्मक पीड़ा को दर्शाया गया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 का विषय क्या है? ए. रोकथाम में निवेश करें, बाल श्रम का सामना करें। बी. मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें। सी. पीड़ितों को सशक्त बनाएं, आधुनिक दास्ता समाप्त करें। डी. तस्करी समाप्त करने के लिए सीमा पार सहयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया गया का 2025 का विषय है, मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करे। यह विषय तस्करी नेटवर्क की संगठित प्रकृति पर प्रकाश डालता है तथा उन्हें समाप्त करने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से बाल विवाह और दहेज जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया। 2. उनकी कृति अछूत की शिकायत हीराडोम नामक एक दलित पात्र के जीवन पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? ये सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। भिखारी ठाकुर की रचनाएं सामाजिक सुधार पर गहराई से आधारित थीं, जिनमें अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। उनका नाटक अछूत की शिकायत एक दलित पात्र हीराडोम के जीवन पर आधारित है, जो जाति आधारित अन्याय को उजागर करता है, इसलिए कथन 2 सही है, तब विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पारंपरिक खेल आयोजन को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? ए कंबाला, बी मुकना, सी वल्लमकाली, डी बस्तर ओलंपिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बस्तर ओलंपिक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख खेल आयोजन बस्तर ओलंपिक को अब खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में
राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। यह कदम जनजातीय प्रतिभाओं को समर्थन प्रदान करता है तथा खेलों में समावेशिता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत प्रोत्साहित किए गए कलारीपयट्टू का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, मध्य भारत में प्रचलित एक आदिवासी तीरंदाजी खेल। बी, केरल से उत्पन्न एक मार्शल आर्ट। सी, गुजरात का एक अनुष्ठानिक छड़ी नृत्य। डी, उत्तराखंड का एक पारंपरिक योग रूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कलारीपयट्टू विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। अपनी गतिशील युद्ध तकनीकों, लचीलेपन तथा हथियार आधारित और हाथ से हाथ की लड़ाई के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध इसकी जड़ें दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक और युद्ध परंपराओं में गहरी हैं। खेलो इंडिया योजना के स्वदेशी खेल घटक के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए कलारीपयट्टू को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह सभी नागरिकों के लिए समान न्याय को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करे? ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 21, सी, अनुच्छेद 39 से, डी, अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 39 से। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, राज्य को यह निर्देश देता है कि वह समान न्याय को बढ़ावा दे तथा यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्ति के अवसरों से वंचित न होना पड़े। यह नालसा या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सालसा या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित कानूनी सहायता योजनाओं के लिए संवैधानिक आधार बनाता है, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? ए, न्यायिक अधिकारियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करना। बी, आपराधिक कानून पर राज्य विधान का मसौदा तैयार करना। सी, जेल सुरक्षा और कैदियों के स्थानांतरण का प्रबंधन करना। डी, ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।